नमस्कार साथियों। आज लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता माननीय अधीर रंजन चौधरी साहब, सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा में किसानों का ये संघर्ष शुरुआत की थी, सरदार कुलजीत सिंह नागरा जी जो पंजाब से विधायक हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रभारी हैं, और मेरे सहयोगी प्रणव झा, हम आपके बीच में उपस्थित हैं। संसद में संविधान का गला घोटा जा रहा है और खेत खलिहान में किसान की आजीविका का मोदी जी के राजतंत्र को बचाने के लिए देश में और संसद में प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। मोदी सरकार को कमेरे वर्ग से कोई लेना देना नहीं, वो अपने चंद फाइनेंसरों को बचाने में लगी है। मोदी जी ने देश की संसद को भी अपने तानाशाही गुजरात मॉडल में तब्दील कर दिया है और लोकतंत्र को एक तंत्र में बदल दिया है। इलेक्टेड डेमोक्रेसी हैज नाउ बिकम वन साइडेड ऑटोक्रेसी। धक्केशाही और तानाशाही से परंपरा, मर्यादा, विपक्ष की आवाज, किसान की पुकार, हर तरफ उनकी हत्या हो रही है। संसद और संविधान मोदी जी इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से आज सुबह कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 8-8 सांसदों को राज्यसभा में एक तरफा तरीके से सस्पेंड किया गया, जिस प्रकार से किसान के काले कानूनों का विरोध कर रहे हमारे सब साथियों की आवाज दबा दी गई, जिस प्रकार से संसद के अंदर किसानों के नुमाइंदों की और खेत और खलिहान में किसान और खेत मजदूर की आवाज दबाई जा रही है, मोदी जी ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। हमारे सीधे सवाल हैं, 62 करोड़ किसानों के भाग्य का फैसला करने वाले काले कानूनों पर मत विभाजन मांगना क्या पाप या असंसदीय है? काले कानूनों पर डिवीजन मांगना गलत कैसे हो सकता है? संसदीय प्रणाली की अव्यवस्था कैसे हो सकती है? मार्शल बुलाकर सांसदों को धक्के मारकर निकालना क्या संसदीय प्रणाली है? राज्यसभा टीवी और उसका ऑडियो बंद कर देना आपको पहले ही बाहर निकाल रखा है, क्या प्रजातांत्रिक परंपरा का हिस्सा है? 100 से अधिक सांसदों ने उपसभापति के खिलाफ प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देना क्या ये प्रजातंत्र की परिपाटी की अनुपालना है? क्या 62 करोड़ किसानों की जिंदगी का निर्णय बगैर वोट के डिवीजन के हो सकता है? क्या किसान के संगठनों की राय लेना अनिवार्य नहीं? क्या किसानों के इन सब नुमाइंदों की बात सुनना जरूरी नहीं? मोदी जी, देश की संसद को गुजरात मॉडल में बदलना बंद करिए। मोदी सरकार केवल कमेरों वर्ग की आवाज नहीं सुनती, वो केवल अपने फाइनेंसरों की चिंता करती है। ऐसी तानाशाही और धक्केशाही संसद के अंदर चलेगी नहीं। देश की संसद की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने इसलिए की थी कि इसके अंदर संसदीय परिपाटी, परंपरा, कानून, संविधान, उसका सम्मान होगा। आज उन सब की हत्या कर दी गई जब 8-8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और उपसभापति को अविश्वास प्रस्ताव को गैर कानूनी तरीके से खारिज किया। मोदी जी कितनी आवाजें और दबाएंगे? मैं अंत में कहूंगा, कितनी आवाजें और दबाएंगे? आप किसान की आवाज का गला घोट रहे हैं, आप खेत मजदूर की आजीविका छीन रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों की बात आप सुनने से इनकार कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार की रोजी रोटी छीन रहे हैं,
देश की संसद का गला घोट रहे हैं। एक ही बात कहेंगे हम आपको मोदी जी, अगर किसान और खेत मजदूर इस देश का बोना जानता है तो काटना भी जानता है। बोकर आपकी सरकार बनाई थी, काटकर आपकी सरकार का वो क्या हाल करेगा ये देखिएगा भविष्य में। और अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी से कि वो आपको अपनी बात रखेंगे और फिर बाजवा साहब। See, the country has been witnessing the outrage, the desperation, the frustration of the farmers of our country. The basic issue which has triggered the controversy across the nation is that the Punjab, which is recognized as a Rouse Bowl of our country, the state which for decades has been feeding the entire country by the sweat of the brow. Now, government has been exploring ways and ideas to starve those farmers of our country. So naturally, irrespective of any party, color, creed, religion, entire farming community of Punjab, Haryana, they have been kicking the street. The entire food grain bowl of our country has been in ferment. May I ask this government whether it was necessary to bring this resolution in such a manner which may boil down to the privatization of agriculture sector of our country. On the one hand, Prime Minister has been exhorting to the people of our country that we need to be Atmanirbhar. But in the 60s, Indira Gandhi, the then Prime Minister, first thought it prudent to become self-reliant on food grain production, and that is why Green Revolution was ushered, and we have become self-reliant on food. But who are the main contributors to succeed the Green Revolution? Those are the farmers of Punjab, Haryana and other places, Western UP, Madhya Pradesh. They are the great contributors for the Green Revolution. I will like to remind you that when India attained independence, our food grain production was to the tune of only 53 million ton. But now we have achieved more than 290 million ton of food grain. So those contributors who have by the sweat of the brow made us self-reliant on food grain now are being persecuted by this government. Being a representative of the common people of our country, it is incumbent upon me, it is incumbent upon all the elected members of both the Lok Sabha and Rajya Sabha to lodge protest so as to save those
innocent farmers who are going to be victimized by the Modi government. First, during the Indira Gandhi's Jamana, the mandi system had been brought into existence in those grain bowl. But now, this Modi government is trying to dismantle the mandi system. Mandi Karan to Mandi Haran is the concept of this government, is the mantra of this government. Inside the parliament also, I personally referred that in India, only 40% farmers are being regulated. In Bihar, agriculture is not being regulated. In Kerala, agriculture not regulated. Only Punjab and some other places of our country or other states, agriculture has been regulated. Only 40% of agriculture is regulated. Agriculture market is regulated in our country. The balance 60%, they could try. They have already tried. They have tried it in Bihar and failed miserably. So people and farmers, they are comparing the state and status of Bihar farmers and the state and status of Punjab, Haryana, Western UP, Rajasthan, Madhya Pradesh farmers. So that is why we had lodged our protest in the Rajya Sabha also. We have some entitlement. We are entitled to ask for division according to the procedures and rule enshrined in the parliamentary system. But at the behest of PMO, the house is being run. Newly elected deputy chairman of Rajya Sabha, he has some obligation to oblige the government. And that is why at the behest of PMO, he tried to muzzle, to throttle the voices of the opposition parties. And that is the reason which triggered the commotion inside the Rajya Sabha. Now, in order to divert the attention of the farmers' poor plight, the government has been displaying the commotion inside the Rajya Sabha as if that we do not know how to run the parliament, how to participate in the parliamentary system. I will like to remind them that before you ever come to the parliament, Congress party has been very much accustomed, acclimatized, adapted to the practices of parliament. And following that practices, we sought a division. It is our entitlement. And thereafter, we are also entitled to move no confidence against deputy chairman if it is found to us, if it is perceived to us that deputy chairman has been playing partisan role. So it is onus upon us to check the deputy chairman also by resorting the instruments that are available with us. And that instruments have been applied. So it is within the ambit of our democratic right and parliamentary system. So I condemn this kind of expulsion of the members of Rajya Sabha in such a brazen manner, in such a undemocratic manner. And again, we will be protesting to restore the status quo ante of our honorable member of parliament in Rajya Sabha. प्रताप सिंह बाजवा जी, दादाजी। रणदीप जी बहुत मेहरबानी। दादा, छोटे भाई नागरा साहब और झा साहब, ऐसा है जैसे रणदीप जी एक मशहूर कहावत है कि सरकारें सारी उम्र
ये गलतियां करती रही हैं कि धूल चेहरे पर थी, वो आईना ही साफ करती रही। बदकिस्मती की बात है, जिनको पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहाँ के किसानों को कोई बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं, बेनिफिट लेने वाले आगे आगे भाग रहे हैं, सरकार पीछे भाग रही। अफसोस, मैंने पहली दफा देखा है कि किसान आगे भाग रहे हैं, सरकार पीछे भाग रही है। और इनको ये अभी भी गलत फहमी है कि ये पुराना किसान है, 40-50 साल पुराना, उसको शायद इस बात की समझ ना हो। मोदी साहब, आपको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, आज किसान भी पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सोशल मीडिया हर घर तक पहुंचता है, बच्चे उनके पढ़े लिखे हैं, वो अपने अच्छे को और बुरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जो षड्यंत्र हुआ है सारा, ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है आप जानते हो कि शांता कुमार जी की जो रिपोर्ट है, शांता कुमार जी की एक कमेटी बनाई गई 2015 में। उनकी बेसिक ये बात थी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 4 लाख करोड़ के नुकसान में है। इस पर 40,000 करोड़ हर साल का नुकसान है। इसको ये नुकसान कैसे पूरे किए जाएं? तो उनकी रिपोर्ट ये थी कि भैया ऐसा है, ये MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस अकेली 6% किसानों को हिंदुस्तान में मिल रही। ये टेलर मेड थी। पहली जवाहरलाल नेहरू जब लेकर आए हरी क्रांति, ये बेसिकली पंजाब रीजन जो था, जिसमें हरियाणा भी था, जिसे किसी टाइम जहाँ ये हिमाचल प्रदेश भी था, और वेस्टर्न यूपी के लिए टेलर मेड थी कि हम इस रीजन में प्रोड्यूस करें, चावल और गेहूं प्रोड्यूस करें और सारे देश का पेट पाले। 60% कंट्रीब्यूट हम करते रहे। और स्पेशली PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ जितने गरीब लोगों को आज चावल और गेहूं जाता है, ये बेसिकली प्रोडक्शन इस एरिया की। ये एक सोची समझी साजिश थी कि इसको पैकेज किया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए, उनको कहा जाए कि ये कॉरपोरेशन आएंगी, ये चेहरा मोहरा बदल देंगी। भाई, किस चेहरे मोहरे की आप बदल करते हो? अमेरिका में यही कॉरपोरेशन फेल हो चुकी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, मैंने कल राज्यसभा में भी ये बात कही कि तोमर साहब, अगर आपको शौक है, आप समझते हो कि ये चेहरा मोहरा बदल देंगी, ये कैलिफोर्निया बना देंगी, कृपा कर आप गुजरात में ले जाएं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले गुजरात में करें, 5 साल का टाइम दे, आप गुजरात का चेहरा मोहरा बदलो, फिर सारी दुनिया को दिखाओ कि देखो जी इतना कामयाब हुआ है रूरल गुजरात, तो फिर सारे देश के साथ भी बात कर लेंगे। और इस वक्त रणदीप जी, हैरानी की बात है, हर रोज 1 लाख लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं उसका। चाइना के साथ आपका इट इज ब्रीदिंग डाउन योर नेक। 50,000 हिंदुस्तान का और हमारे बच्चे जो सिपाही वो गालवान वैली में है। इस वक्त जब पार्लियामेंट नहीं थी, ये चोर दरवाजे से ये ऑर्डिनेंसेस जो आज बिल में तब्दील हो गए, इनको लाने की जरूरत क्या थी? लाने की जरूरत थी कि इस टाइम जब सारा का सारा देश बीमारी से जूझ रहा है, चाइना से जूझ रहा है, इकोनॉमी जो है वो 33% 30% श्रिंक कर चुकी है, लोगों के पास हजारों बेरोजगार हो चुके हैं, ये टाइम है इसकी एंट्री कराने का। और जो ये हमारे चौधरी साहब ने, मेरे भाई ने बात कही, ये बहुत, मैं एक और बात इधर सारे प्रेस वाले भाइयों को कहना चाहता हूँ। देखिए, ये कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कल थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हम इनका कैसे विश्वास कर सकते हैं? पंजाब में 6 महीने की GST जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को 2 महीने के बाद किस्त देनी होती है, पंजाब को 6 महीने की नहीं मिली। और आज पंजाब की इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है 33% श्रिंक कर चुकी। 7,000 करोड़ रुपया तो अकेला पंजाब का देने वाला है। जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड GST है वो आप नहीं दे रहे, आप ये MSP कौन देगा? हमने ये भी बात कही तोमर साहब को, तोमर साहब जहां ये 3 ऑर्डिनेंसेस लाए थे, आप चौथा भी ले आते, आप MSP को एक लीगल प्रोविजन देते, आप कहते कि MSP रहेगी जितनी देर ये कानून का बन जाता। और सेकंड इसके साथ और होता कि MSP के नीचे कोई भी खरीद करेगा ट्रेडर, उस पर बकायदा तो लीगल कार्रवाई होगी, पैसे किसान को दिलाए जाएंगे और उस पर केस रजिस्टर होगा। आपने कहीं नहीं, अभी तक कहा, मगर किसी ने सुना नहीं। और हुआ क्या? कल राज्यसभा में जब हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे,
और बदकिस्मती की बात देखिए 60% हिंदुस्तान किसानों पे सर पर चल रहा है, मगर इनको भगवान भूल चुका है। ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है समझती है हमें किसी का परवाह ही नहीं, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ चलने की ज़रूरत नहीं। कल हमने जब डिवीजन मांगी, पहले इन्होंने वॉइस वोट करने की कोशिश की और बाकायदा तौर जो डिप्टी चेयरमैन प्रोटेक्ट करता है रूल्स को, उसी ने ही उल्लंघना की। और जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है वो सुरजेवाला साहब आज किसी ने पूछा तक भी नहीं। 100 आदमी 100 एमपीज ने 12 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने नो कॉन्फिडेंस मूव किया, वो भी डस्टबिन में फेंक दिया। हम जब डिवीजन मांग रहे थे अंडर रूल 252, हमारा हक बनता है, वो हक नहीं हमें दिया। तो इससे बेहतर है आप वैसे ही कह दीजिए कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव ही नहीं करते, ये पार्लियामेंट बुलाने की जरूरत क्या है, आप बाहर से ही फरमान जारी कर दीजिए करिए। ये तुगलकी फरमान जो है बाहर से जारी कर दिए, मगर हिंदुस्तान के लोग, जैसे मेरे भाई ने कहा सुरजेवाला साहब ने, भैया हिंदुस्तान के लोग और विशेष तौर जो हमारा एरिया है, उन्होंने तो सिकंदर आजम अलेक्जेंडर के ग्रेट को नहीं कभी घुसने दिया, आप तो चीज ही कुछ नहीं हो। अगर आप समझोगे प्यार से तो हम मान सकते हैं हिंदुस्तान का किसान, अगर जबरी आप डराकर और धमकाकर इनके हक पर आप सोचो कि हम इनको डरा धमकाकर अपनी पॉलिसीज के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी ले आएंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है भाई, वो भी ट्रेडिंग हाउस था, फिर हिंदुस्तान पर काबज हुई। ऐसे ही पोर्चुगीज ट्रेडिंग हाउस गया, गोवा पर काबज हो गया। वर्ल्ड ओवर डच कॉलोनीज जितनी बनी है, जर्मन कॉलोनीज बनी है, फ्रेंच कॉलोनीज बनी है, वो पहले ट्रेडिंग करने के लिए उन देशों में गए, फिर काबज हुए। और हमें भी पता है बाकायदा तौर इधर अंबानी और अडानियों की ऑलरेडी ये स्कीम है कि इनको लाया जाए हिंदुस्तान में, और विशेष तौर सबसे जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की, वहाँ इनको काबज किया जाए। ये कभी इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। तो हम ये बात कहना चाहते हैं, देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए एक तरफ चाइना इज ब्रीदिंग डाउन योर नेक, जम्मू कश्मीर इज ऑन द बॉयल। पंजाब में 15 साल हालात पहले बिगड़ चुके हैं, हिस्ट्री है पंजाब की। आप ऐसे हालात मत पैदा कीजिए कि हिंदुस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए एक क्वेश्चन मार्क पड़ते। और मैं शांता कुमार जी को भी ये बात कहना चाहता हूँ और भाजपा की सरकार को, आपने कहा 6% लोग ही हैं जिनको ये बेनिफिट पहुंचता है। इनको ये पता नहीं वो 6% ने 60% इस देश का पेट पाले हैं 55 साल। आज आप इस उम्र में आकर वो ही काम किया जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो अपने बुजुर्गों को, माता जिन्होंने उनको एक स्टेटस पर पहुंचाया है, उनका ध्यान रखते हैं लास्ट उम्र में। और जो नालायक बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि बाप और माँ आप तो बीमार हो गई, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसको मेन बेडरूम से निकालो और गैराज में इसके जो है बेड्स उठाओ, मंजे उठाओ और गैराज में डाल दो। अब ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और बाकी किसानों के ये बेड उठाकर, मंजे उठाकर हमें गैराज में जाना भेजना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज बेहतरी इसी सरकार की इसी बात में है, आग से मत खेलिए, ये आग से मत खेलिए, अग्नि परीक्षा मत लीजिए। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये किसान वो हैं जब ये उठ खड़े हुए, कोई सरकार इनका सामना नहीं कर पाएगी। आप जितना मर्जी आपका मीडिया अच्छा चलता हो, जो मर्जी मीडिया के जरिए आप लोगों तक भयभीत करने की कोशिश करो, ये नहीं मानेंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, पंजाब में शुगर मिल्स हैं, महाराष्ट्र में शुगर मिल्स हैं, प्राइवेट शुगर मिलों ने 2-2, 3-3 साल के अभी तक किसानों के पैसे नहीं दिए। हम कैसे अलाउ करें ये अंबानी और अडानियों को? और मैंने ये भी सवाल किया था कि मोदी साहब जब आप चीफ मिनिस्टर थे, आप गुजरात जो ONGC तेल निकालता है आप उस पर तो लेते हो रॉयल्टी, त्रिपुरा रॉयल्टी लेता है तेल पर, असम रॉयल्टी लेता है तेल पर, सभी रॉयल्टी लेता है। क्या पंजाब, हरियाणा जिन्होंने अपना पानी सारा खत्म कर दिया, हमारा जितना मीठा पानी था, मोस्ट ऑफ दी 90% ब्लॉक्स ब्लैकिश पानी हो गए, हम पी नहीं सकते उस पानी को, एंड ये सेमी डेजर्ट बनने वाले हैं देश की सेवा करते हुए। आज आप हमारे किसानों को इन दी लर्च छोड़ना चाहते हैं, हमारी सेहत खराब होगी। कॉटन हम देश के लिए पैदा करते हैं, मालवा रीजन जहाँ से सरदारनी हरसिमरत कौर जी आती है, वहाँ से एक ट्रेन चलती है बठिंडा से लेकर बीकानेर तक 326 किलोमीटर, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है। हमने अपना हेल्थ खराब कर ली, सेहत अपनी खराब कर ली, पानी अपना खत्म कर लिया।
सॉइल टेक्सचर अपना खत्म कर लिया। जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, आपको पता है, उसके साथ जमीन भी खराब होती। आप हम धकेलना चाहते हो आप हमें। तो ये चीज बिल्कुल मैं समझता हूं सबसे घातक ये काम इन्होंने करने की कोशिश की है। मैं अभी भी कहना चाहता हूं इसमें सुधार करो। जो एप्रीहेंशन हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारी 245 किसान जथेबंदी, उनको बुलाकर उनसे बात करो, एमएलए से बात करो, सूबों की एमपी से बात करो, उसके बाद ये फैसले करो। मैं इतने कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। We'll take your questions पर केवल एक लाइन। सरदार कुलजीत सिंह नागरा जो पंजाब में हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपको पंजाबी में कुछ पंजाब के किसान का कहना चाहते हैं। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ ਤਾਂ ਜਲ ਜਾਓਗੇ। और मैं महसूस करता कि पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जिथे दे किसान अज इहदे वास्ते संघर्ष कर रहे ने, सारे किसानां दे नाल जिस तरीके दे नाल साडे मैंबर पार्लीमेंट, राज्य सभा, लोक सभा दे विच साथ दे के खड़े ने, मैं इन्हां दा भी धन्नवाद करदा। और मेरी एको ही अपील है किसानां नूं कि अज वक्त आ गया, जिवें मेरे तो पहला सुरजेवाला जी ने कहा कि किसान बोना भी जानता है, काटना भी जानता है, और इस एक काले कानून तो बाद हुण कट्टण दी वारी आ गई है। तैयार हो जाओ, इस सरकार नूं जड़ तो कट के सुट देवांगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस, यू आर वेलकम टू आस्क। दादा, आपसे सवाल है, आपने कहा कि काला कानून है, किसानों के खिलाफ कानून है। आपने कहा कि राज्यसभा में जो प्रक्रियाएं हुई हैं वो भी गरिमा के खिलाफ है। क्या राष्ट्रपति के पास आप लोग डेलीगेशन लेके जाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये किसान हितों में नहीं है? आदरणीय साथी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अब ये साफ है कि मोदी जी खेत और खलिहान के लिए हानिकारक हैं। मोदी जी किसान के लिए हानिकारक है, खेत मजदूर के लिए हानिकारक है। लोकसभा और राज्यसभा के हमारे नेता, राज्यसभा से बाजवा साहब, लोकसभा से अधीर दा खड़े हैं। ये दोनों मंत्रणा करेंगे बाकी साथियों के साथ और मंत्रणा कर ये निर्णय लेंगे। पर ये लड़ाई अब संसद से सड़क तक लड़ी जाएगी। ये लड़ाई निर्णायक है। इस लड़ाई का पटाक्षेप होगा और हम मोदी सरकार को देश के किसान की ड्योढ़ी पर झुकाकर दम लेंगे। ये हमारा संकल्प भी है और ये हमारा निर्णय भी। आदरणीय मित्र, हमने कल भी कहा था, आपने लोकसभा में कहा, आपने राज्यसभा में कहा, मोदी जी की बात का किसी को विश्वास नहीं। जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो एमएसपी देगा कौन और एमएसपी देंगे कहां और एमएसपी देंगे कैसे, इन तीन बातों का जवाब दे दीजिए। किसान से पूछ लीजिए। 15.5 करोड़ किसान हैं। मोदी जी कहते हैं उनके खेत से फसल खरीदी जाएगी। क्या एफसीआई 15.5 करोड़ किसानों के खेत में जाकर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य दे सकती है? 40,000 मंडियों में तो जाती नहीं, वहां तो प्रांतीय सरकारें खरीद कर एफसीआई को देती हैं। तो 15.5 करोड़ किसानों के खेत में कैसे जाएगी? दूसरा, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और तोमर साहब आपके सवालों में उलझ गए जब आपने पूछा कि आपने कानून में एमएसपी क्यों नहीं लिखी। मोदी जी, हम फिर कहते हैं,
इस कानून के अंदर अब भी लिख दीजिए कि किसान को गारंटी शुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दी जाएगी। जो एमएसपी नहीं देगा तो मोदी सरकार गारंटी करेगी कि किसान को एमएसपी मिलेगी। और अगर किसी बड़ी 5 कंपनियां जो मोदी जी लाएंगे खेत खरीदने के लिए, अगर उन्होंने एमएसपी नहीं दिया तो उन्हें सजा मिलेगी। अगर आप कानून में ये लिख दें तो किसान की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। पर आप इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि आपका षड्यंत्र है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करना चाहते हैं, आप खरीद की प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं, और आप राशन की दुकान पर हमारे अनुसूचित भाइयों, पिछड़े वर्गों, गरीबों को मिलने वाले राशन को भी खत्म करना चाहते हैं। जब सरकार खरीद ही नहीं करेगी तो राशन देगा कौन? और आप जो मध्यम वर्ग के हमारे साथी हैं, आपको आज बाजवा साहब, अधीर रंजन जी, मैं, हमारे साथी कुलजीत नागरा जी, जब हम अपने खेत में गेहूं और चावल लगाते हैं तो आपको ये सस्ते रेट पर दुकान पर मिलता है। पर जिस दिन कंपनियां खेत खरीद लेंगी, ये सीधा अटैक मध्यम वर्ग पर और कंज्यूमर पर भी आएगा। आपको भी उस रेट पर गेहूं, चावल और खाने की दालें, दूसरी वस्तुएं मिलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब तो स्टॉक लिमिट भी हटा ली है। अब तो काला बाजारों और धोखेधड़ी करने वालों की खुली छूट मोदी जी ने कर दी है। आदरणीय साथी, आज व्यापारियों का मंडी में आने पर क्या प्रतिबंध है, क्या आप जानते हैं? मैं आपको आज आंकड़े देता हूं। 26% फसल मंडियों में सरकार खरीदती है। बाकी जो फसल है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आज भी छोटा राइस शेलर का मालिक, आटा बढ़ाने वाली मिल का मालिक या दूसरा ट्रेडर खरीदता है। जब आप मंडी में जाएंगे तो ये 2 एकड़ के अगर किसान हैं, ये 3 के हैं, ये 4 के हैं, सामूहिक तौर से संगठन बनकर ताकत होती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य से रेट पर फसल नहीं बिक सकती। पर जब आप 2 एकड़ के किसान की खेत में फसल खरीदेंगे, मंडी होगी नहीं, तो उसे एमएसपी देगा कौन? उसे कोई नहीं देगा। शायद दिक्कत यह है कि जिन्होंने हड़ की मूठ पकड़ी नहीं, जिन्होंने कभी जीरी की प्योद लगाई नहीं धान की, जिन्होंने कभी दराती लेकर कणक काटी नहीं, गेहूं काटी नहीं, जिन्होंने कभी कपास खेत से चुगी नहीं, जिनको मालूम नहीं मक्का पेड़ के ऊपर होता है कि जमीन पर, वो देश के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसीलिए वो इस प्रकार के उल जलूल बयान दे रहे हैं। धन्यवाद। एक सेकंड। आखिर में मैं पंजाब के किसानों को एक पंजाबी में संदेश कांग्रेस की तरफ से देना चाहता हूं। वो ये है कि चीर देंदे ने पहाड़ हुंदे जिन्हां नूं जुनून, चीर देंदे ने पहाड़ हुंदे जिन्हां नूं जुनून, रह के मंजिलां तो दूर किथे मिलदा है सकून, रह के मंजिलां तो दूर किथे मिलदा है सकून, हारदे नहीं हौसले ਜਿਹੜੇ मर्द हुंदे दलेर, बस हौसला मेरे किसान वीरो रखियो, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਰੱਖੋ, परमात्मा मेहर करेगा, अखीर अपनी कामयाबी होएगी। तो इन्ना ही कहता होया मैं पंजाब के किसानों को कांग्रेस का संदेश देना चाहना, जिथे भी हुक्म करोगे मोढे ना मोढा ला के, कंधे ना कंधा जोड़ के असीं तुहाडे नाल चलांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू।